बायोमॉलिक्यूल्स बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक होता है। रीज़न क्या है? बायोलॉजी से कनेक्टेड है। तो जब बायोलॉजी से कनेक्टेड है, फैक्चुअल है, समझने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोच रख के इसको ग्रिप नहीं किया जा सकता। एस्पायरेंट्स हैं वो बायोमॉलिक्यूल से बड़ा दूर भागते हैं। लेकिन भाई एक बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में आप किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। तो पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा कि इसको ग्रिप कैसे अच्छे से करें। तो ग्रिप करने के लिए सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसैक्रिड्स, ओलिगोसैक्रिड्स, पॉलीसैक्रिड्स, इनके बीच की कनेक्टिविटी के अलावा इनके स्ट्रक्चर्स, इनके डिफरेंसेस, ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शंस, राइट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अल्फा बीटा ग्लूकोज, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैक्रिड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, राइट। फिर इसके बाद प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, अमाइनो एसिड्स के साथ जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है, वो पेप्टाइड बॉन्डिंग के अलावा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ज्विटर आयंस, ठीक। इसके अलावा प्रोटीन्स के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप लिपिड्स में चलते हैं, तो लिपिड्स के अंदर ऑयल्स, फैट्स के बीच का डिफरेंस, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, इनके स्ट्रक्चर्स, देन इनकी डिफरेंसेस विद स्टेरॉल्स होते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन एंजाइम्स में इन पर्टिकुलर एंजाइम के काम करने का तरीका, एंजाइम्स किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एंजाइम का एक्टिवेशन एनर्जी से क्या कनेक्टिविटी है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये किस तरह से हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आती हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइटामिन्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरी में सबसे डिफ़िकल्टी वाला जोन स्टूडेंट्स को लगता है। द रीज़न इज़, जो बायो का स्टूडेंट है वो तो वाइटामिन्स को आसानी से समझ भी लेता है, उसकी फिंगर टिप्स पे रहता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसने तो वाइटामिन्स पढ़े नहीं होते, उसको मोटा मोटा पता होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा तो हड्डियों के बारे में पता होगा, विटामिन डी, उससे आगे तो वो जाते ही नहीं, राइट। तो वो परेशान करते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि एक तरीके से हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन चाहिए होता है, वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कैटेगरीज है। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ईजियर है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म से जोड़ लेते हैं तो वो आसान हो जाती है, राइट। मोनोसैक्रिड्स, पॉलीसैक्रिड्स, ओलिगोसैक्रिड्स, इनका जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कैसे जो लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें ईजियर है, राइट। जब आप प्रोटीन्स में देखते हो तो प्रोटीन्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, अमाइनो एसिड्स या जो पेप्टाइड लिंकेज है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ईजी भी है, आसानी से हो जाती है, ठीक है। फिर आप लिपिड्स में आते हो तो बेसिक लिपिड्स, जो सिंपल लिपिड्स वाला पोर्शन है, वो इजी है। ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, इनके बीच के डिफरेंसेस, इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ कंपैरेटिवली ईजियर है। और अच्छी बात यह है कि फैट्स वाले पोर्शन में, यानी लिपिड्स वाले पोर्शन में, आपको रिएक्शंस देखने को नहीं मिलती। फिर आप एंजाइम्स वाले पोर्शन पे आते हैं। एंजाइम्स वाले पोर्शन में जो बेसिक हिस्सा है एंजाइम्स का, राइट, एंजाइम्स की स्ट्रक्चर, उनकी प्रोटीन से कनेक्टिविटी, ठीक है, उसका एज अ कैटलिस्ट वर्क करना, क्योंकि कैटलिसिस आपने अलग से पढ़ा होता है, उससे कनेक्ट करके जब आप पढ़ते हैं, रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि वो एक तरीके से कैटालिसिस का रिवीजन ही है, राइट। फिर वाइटामिन्स वाला पोर्शन
अगर आप प्रॉपर चार्ट बना के देखते हैं चीज़ों को, उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, राइट, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, अलग अलग कर लिया और उनका मोटा मोटा आइडिया ले लिया। जैसे विटामिन सी को आपने नींबू से, सिट्रस से याद रख लिया, वहाँ कनेक्टेड है, या विटामिन ए आपने कैरेट से याद रख लिया, गाजर से, वहाँ कनेक्टेड है, राइट। तो ये सारे आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ईजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के कुछ पोर्शंस आप इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इन टॉपिक्स में से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? तो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स का जो कैटेगराइजेशन है ना, वो बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ भी विजुअलाइजेशन की एस्पेक्ट लग रही है, वहाँ परेशानी आनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स में जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन्स, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं है। किस तरीके से अल्फा हेलिक्स बन रहा है, किस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट बन रही है, हाउ दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड विद द टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, वहाँ इशू आ जाता है। सेकेंडली, अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं, तो एंजाइम्स की फंक्शनल एस्पेक्ट कैटालिसिस में फिर भी इजी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ से जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बॉडी के अंदर एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, तो प्रोटीन से क्या कनेक्टिविटी है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्टिव साइट के अंदर क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, किस तरीके से एंजाइम कैटालिसिस करते हैं, उसमें एक्टिव साइट का रोल ही क्या है, उसके अंदर टॉटोमेरिक फॉर्म्स का रोल क्या है। मींस अगर आप वास्तव में एंजाइम की एक्टिविटी को समझना चाहते हैं तो आपको क्या समझना पड़ेगा, जो आइसोमेरिज्म का टॉटोमेरिज्म वाला पार्ट है, स्ट्रक्चरल चेंज, वो आपको समझना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके की दिक्कत न्यूक्लिक एसिड में आती है। न्यूक्लिक एसिड्स के 3D स्ट्रक्चर्स, वहाँ तक तो फिर भी चलो 9-10 से ग्रिप कर लिया हमने, बट जब हम आगे चलते हैं तो किस तरह की एस्पेक्ट आती है, हाउ सच टू कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेसिविटी ऑफ आवर करेक्टर्स। हमारे करेक्टर्स की एक्सप्रेसिविटी कैसे करते हैं वो, किस तरह से प्रोटीन हमारे करेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टाइम टू टाइम जब हमें रिक्वायर्ड है उस समय पर वो प्रोटीन या एंजाइम कैसे काम करता है। मीन्स ये लॉजिकली सोचना कि एडोलेसेंट एज 12 साल से क्यों शुरू होती है, दाढ़ी हमारे बचपन से क्यों नहीं आ जाती, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के अंदर आती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर इस चैप्टर को अच्छे से ग्रिप करना है तो पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मीन्स व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो साहब आपको बायोलॉजी के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे जेनेटिक्स, थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का आइडिया 9th-10th में जो कम से कम पढ़ा था वो, ठीक है। सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी का आइडिया ये होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर मैंने जैसे आइसोमेरिज्म से कनेक्ट करके बताया, आइसोमेरिज्म इन पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है, वो पता होनी चाहिए, राइट। इसके अलावा तीसरी चीज़, बायोकेमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री रियल सेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगी। देन फोर्थ, केमिकल इक्विलिब्रिया, क्योंकि एंजाइम्स की रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल इक्विलिब्रिया से समझी जा सकती हैं, उसका आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एसिड बेस के डिसोसिएशंस का आइडिया होना चाहिए, मींस आयनिक इक्विलिब्रिया में जो एसिड बेस वाला पोर्शन है उसका आइडिया होना चाहिए। तो 11th क्लास के या 9-10th के ये टॉपिक्स का अगर आपको आइडिया है तो आपको इस चैप्टर को समझने से ना कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। अब अगर हम वेटेज को देखें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से
लास्ट 5 ईयर्स में नीट के अंदर 9 क्वेश्चंस आए, मींस एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस पर ईयर हमें दिखाई दे रहा है। इन 9 क्वेश्चंस में से अगर हम नीट 2023, 22 और 21 को देखते हैं तो हर एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से है। दैट मीन्स वहां वेटेज सिर्फ 4 मार्क्स का था, ठीक है, हर एक पेपर। नीट 2020 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चंस प्रेजेंट थे, मींस जो वेटेज था दैट वाज ऑफ 16 मार्क्स। वहीं नीट 2019 में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस प्रेजेंट थे, दैट मीन्स जो वेटेज था दैट वाज ऑफ 8 मार्क्स। सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक से तैयार करिए, राइट।